हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए आपका जो एग्ज़ाम है यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चर और फिजिक्स, उसका जो पेपर सेकंड है उसमें एक यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस को इस टाइप से सिलेक्ट किया गया है कि आपके यूनिट के सभी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हों, ताकि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको आप समझ सको, उनका रिवीजन कर सको और आपको ये आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं या बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर के, वो भी इंक्लूड किए हैं। उनको इस आधार पे रखा गया है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में आप ये भी एनालिसिस कर सको कि किस किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं और किस लेवल तक बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, according to the law of photoelectric emission, the number of electron emitted per second depends on जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मैटर, राइट। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, राइट, लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो आप उनको भी नोट करें। हो सकता है कि जो क्वेश्चन है उस पर ना बने, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ना बने, तो जो एडिशनल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे साथ साथ में जितना कवर हो सकता है उस पे क्वेश्चन बन सके, राइट, बन जाए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ऐसा भी ध्यान रखें। क्लियर है? तो चले, जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड वो किस पर डिपेंड करता है, राइट। तो आप जानते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मैटर, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो करंट होगा इन इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको बोलते हैं हम लोग फोटो करंट। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन। तो जो करंट है ना, करंट वो क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी। बोलो। तो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे क्यू को क्या लिख सकते हैं? एन इन ई। ई क्या है? चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आप बाहर ले लें तो डी ओवर डी टी, तो डी एन ओवर डी टी। तो आप देखो यही है आपके पास, पूछा गया डी एन ओवर डी टी, राइट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन फोटो करंट। इस पर डिपेंड, भाई फोटो करंट क्या है? ये किस पर डिपेंड करेगा? ये फोटो इलेक्ट्रॉन पर, फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? इंटेंसिटी। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। जो इंटेंसिटी होगा, जो आपके कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, उस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर आपका डिपेंड करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻⁻7 मीटर विल बी। मोमेंटम पूछा गया है। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? h बाई लेमडा। लेमडा आपको गिवन है कि वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन लेमडा जो है वो मीटर में आपको दे रखा है 6 × 10⁻⁷, राइट। तो आपके पास देखो ये सभी में इक्वल है। तो आपको मतलब आप यूनिट वाइज भी देखोगे तो यूनिट भी आपको सभी में एक जैसे दिख रही है, राइट। यूनिट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्डर में डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा 1.10 इंटू 10⁻⁻27 और ये मीटर में है। तो यूनिट तो सभी का है, तो आप ऑप्शन बी कर सकते हो। अगर यूनिट को आप निकालना भी चाह रहे हो तो जूल को लिखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर आपके पास सेकेंड, इसको लिख दिया, और अपॉन में क्या है? मीटर, राइट। तो सेकेंड से सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट कीजिए, क्या आ जा रहा है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी है। हालांकि आप सिर्फ ऑर्डर से इसको, पर कहीं पे हो सकता है कि ये यूनिट से भी डिफ्रेंशिएट कर दे ऑप्शंस को। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द शिफ्ट इन द वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इन कॉम्पटन इफेक्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ व्हेन। देखिए सबसे पहले आप कॉम्पटन शिफ्ट को हम लोग डेल्टा लैम्डा कहते हैं,
ये होता है एच ओवर एम ई। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपके पास हमने जो टारगेट इनिशियली जब हम लोग इन जनरल लेते हैं वो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो एम ई सी हो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाई। फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। मान लो यहाँ से इंसिडेंट वेव है किसी फोटोन पर, क्या करेगा, तो यहाँ से क्या स्कैटर्ड कर जाएगा वेव, इंटरेक्ट करेगा, और ये रिकॉयल इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ होगा, राइट। और जो ये एंगल है ये आपके पास फाई है, स्कैटर्ड एंगल है, या इसको थीटा ले लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको लेना है। तो कहा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द कॉम्पटन वेवलेंथ। और जो ये है यहाँ पर जो लैम्डा प्राइम और ये लैम्डा है, राइट, जो इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और जो स्कैटर्ड वेव है उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा प्राइम है। तो यहाँ पर जो डिटेक्टर होता है तो क्या डिटेक्ट करते हैं, एक शिफ्ट डिटेक्टर हम लोग करते हैं, तो डेल्टा लैम्डा वो डिटेक्ट करते हैं, वो लैम्डा मिलता है हमको, ये लैम्डा प्राइम और लैम्डा, राइट। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है, जो कॉम्पटन इफेक्ट, जो कॉम्पटन फिनोमिनॉन है वो क्या है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ अ क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। ये सिर्फ क्लासिकली नहीं मिलता आपको, क्लियर है। चलिए, तो जो डेल्टा लैम्डा और लैम्डा प्राइम लैम्डा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, और ये है कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ को आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, जो कॉम्पटन वेवलेंथ है, जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो आप लोग लैम्डा सी इज इक्वल टू एच ओवर एम ई सी। अगर टारगेट क्या है, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है, राइट, अगर टारगेट इलेक्ट्रॉन है, और अगर टारगेट आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज टारगेट आपके पास प्रोटॉन हो जाएगा, तो ये आपके पास लैम्डा वे मास ऑफ प्रोटॉन आप लोग यहाँ पर लोगे, तो यहाँ पर एच ओवर एम पी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहा गया है कि जो आपके पास वेवलेंथ शिफ्ट है वही कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल है अगर, तो कब होगा, जब ये जीरो होगा, कॉस फाई जीरो, कॉस फाई जीरो का मतलब कॉस 90, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। देखिए, जब ये एवरेज एनर्जी निकालते हैं ना हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जब कोई एक ऑसिलेटर प्लांक्स ऑसिलेटर में, तो आप लोग ध्यान रखिए वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू, इससे कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू, राइट, ई एन। इससे जब कैलकुलेट करते हैं तो जो एनर्जी हमको मिलती है एच न्यू ओवर ई की पावर एच न्यू अपॉन के बी टी -1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखें, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर मूविंग पार्टिकल, फॉर मूविंग पार्टिकल कंटेन्स। देखो, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, जैसे अगर हम लोग टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई, राइट, ओके। तो अगर हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो इसमें क्या होगा, देखो जब हम लोग एज ऑपरेटर यहाँ पर रखें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, अब ध्यान रखना ऑपरेटर की वैल्यू भी आप लोग ध्यान रखते रहें कि हो सकता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसमें आपके पास एक जो यहाँ पर एनर्जी ऑपरेटर ये आपसे पूछे जाएं, तो ये क्या बनता है, ट्वाइस एम और डेल स्क्वायर, राइट, प्लस वी पोटेंशियल, ये बन गया एच ऑपरेटर, साई इज इक्वल टू ई साई आईटा एच डेल ओवर डेल टी, और यहाँ पर आप साई रखिए, राइट। तो ये एनर्जी ऑपरेटर हो गया, ये आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, राइट। तो ये एच साई इज इक्वल टू ई साई भी आपसे पूछा जा सकता है, अभी ऑपरेटर भी, और ये बहुत सी चीजें हम लोग साथ साथ इसमें जो एडिशनल हमें मिलते जा रहे हैं उसको हम लोग नोट भी करते रहे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द मूविंग पार्टिकल, तो मूविंग पार्टिकल के हम लोग एच साई इज इक्वल टू क्या कर दिया, ई साई, जहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एनर्जी ऑपरेटर रख दिया, और हम लोगों ने क्या रख दिया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रख दिया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये में जो टाइम मूविंग पार्टिकल के लिए जो आपके पास पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, ये कह रहा है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द मूविंग पार्टिकल कंटेंट्स क्या रखता है, क्या फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, हाँ, तो टाइम डेरिवेटिव तो क्या रखता है, फर्स्ट ऑर्डर, और स्पेस डेरिवेटिव क्या रखता है, सेकंड ऑर्डर, राइट। बोलो, इस पे ये जो डी टू साई है तो क्या लिखेंगे, मतलब वन डायमेंशन में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी टू साई डी एक्स स्क्वायर है, डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर। थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो वाई जेड और आर में लिखेंगे, तो उस हिसाब से इसको ओपन करेंगे, अरे ठीक है ना।
तो इसका मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, तो यस फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव नहीं, सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर तो नहीं है, नो टाइम डेरिवेटिव नहीं, टाइम डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये एक एच आई इक्वल टू ईसाई ऑपरेटर का आप लोग ध्यान रखिएगा। और श्रोडिंगर इक्वेशन अगर आप लोग यहाँ से मान लो टाइम इंडिपेंडेंट के केस में लिखोगे तो एच आई इक्वल टू ईसाई, ठीक है ना। तो एच मीन्स माइनस एच कट स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, और वन डायमेंशन में लिखें तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन में लिख लेते हैं। वी पोटेंशियल है, ये तो आगे आपके पास क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई कर लीजिएगा, यहाँ पर ई साई, राइट, क्योंकि वहां पर हमारे पास एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हमें गिवन होगा, राइट, या हमें पता है, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है, तो ऑपरेटर आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, टाइम ऑपरेटर हो गया, मोमेंटम ऑपरेटर तो बहुत बार पूछा भी गया है, राइट, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ई माइनस वी को थोड़ा सा आप लोग क्या करें, सिंप्लीफाई कर ले, एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो ये भी ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, राइट, पर ये श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। देखो टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट डिपेंड करता है कि पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है ना। पोटेंशियल अगर टाइम डिपेंडेंट है तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, राइट। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वीडियो बनाया ना, उनमें बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट भी आए, मैसेज भी आए, उन्होंने कहा सर कि आप साथ साथ में और भी जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलना, ताकि हम लोग उसको नोट कर सके। इसी आधार पे मैं इनको थोड़ा थोड़ा जो एडिशनल हो सकता है क्वेश्चंस के आसपास, तो मैं कवर कर रहा हूं और आप उसको नोट भी करते रहें, ठीक है ना। चलिए, फॉर द स्टेशनरी स्टेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देखो स्टेशनरी स्टेट में जो, इसे स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। देखो स्टेशनरी स्टेट उसे कहते हैं जब आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिस स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। जैसे मान लो एक साई है आपके पास, और वो है उसमें जो स्पेस का फंक्शन है, मान लो ये मैं कर लेता हूँ, राइट, ये आपके पास स्पेस कोई भी जो फंक्शन है वो डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट। तो एक्स पे मैंने ले लिया ई की पावर माइनस आइटा ई ओवर एच कट। ये क्या है, कोई भी एक फंक्शन है आपके पास, राइट, किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये अभी जो आपके पास ये फंक्शन है, अभी ये क्या है, देखो क्या हम इसको स्टेशनरी बोलेंगे, नहीं, ये तो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो एक बार, तो साई स्टार है ना, वो मैंने वन डायमेंशन में लिया है, तो ये आपके पास बनेगा फाई एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो आइटा ई टी ओवर एच कट, आप जहाँ पर माइनस होगा आइटा के अंदर वहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। ई अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसका स्टार लेने की जरूरत नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो आप उसका स्टार भी ले सकते हैं। अभी आपसे क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग जानते हैं कि उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। मैंने उसका क्या किया, स्टार सा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। तो जब आप इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स और साई एक्स, सॉरी फाई स्टार एक्स एंड फाई एक्स, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये प्लस माइनस है ई की पावर 0, तो ये बन जाएगा। तो आप देखोगे तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, राइट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो जो स्टेट होगा, मतलब ऐसी स्टेट जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, उसमें टाइम नहीं होना चाहिए। आपके वेव फंक्शन में टाइम हो सकता है, उस दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दिस स्टेट इज नॉन एज द स्टेशनरी स्टेट। अब क्या कहा गया, स्टेशनरी स्टेट आपके पास फॉर द स्टेशनरी स्टेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। उससे तो हम लोग ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थियरी? वेव थियरी के द्वारा कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? ठीक है ना, देखिए डिफ्रैक्शन ऑब्वियसली वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस बिल्कुल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, पोलराइजेशन ये तो आपको क्या, अगर आप लोग देखोगे तो जो पार्टिकल नेचर है आपके पास वेव का वो दिखाता है, तो ये तो है लाइट का जो है, अगर आप लोग देखोगे उसमें, सॉरी ट्रांसवर्स नेचर, पार्टिकल कह रहा हूँ सॉरी, ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करता है पोलराइजेशन, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, राइट? तो ये भी करेगा, तो कौन सा बचा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे। क्या दिखाता है? ये दिखाता है पार्टिकल, ठीक है ना, इसको पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो ये वेव थ्योरी से आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन बी, कैन नॉट पूछा गया है, राइट? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल moving with the same velocity has the longest wavelength associated with it। इनमें से जिसके पे, मतलब देखिए सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, डी ब्रॉगली से कर लेते हैं, तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, h/p कर लीजिएगा, p को हम लोग p को क्या, लीनियर मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी, राइट? और आपके पास कहा गया है कि वो सेम वेलोसिटी, तो v तो सेम है, वेलोसिटी तो सेम है, तो जो लेमडा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, 1/मास, मतलब जो भी मास ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर देखिए अल्फा पार्टिकल में दो तो प्रोटॉन हो गए, 2He4 होता है ना, ये दो तो प्रोटॉन का मास, 2 न्यूट्रॉन, ठीक है ना, और प्रोटॉन एक सिंगल प्रोटॉन ये हो गया, तो उससे तो ज़्यादा है इसका मास, तो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट तो ये, तो जो सबसे ज़्यादा वो होगा, मतलब जो हैवी होगा उसका लेमडा कम होगा, लॉन्गेस्ट पूछा गया, तो इसका मतलब मास सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम मास किसका है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेट सेम, उससे ज़्यादा है इसका, तो बचता है बीटा पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइट पार्टिकल, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका एम कम होगा, लेस होगा, उसका लेमडा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ एल द एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी इज। देखिए जब हम एक पार्टिकल है और वो ट्रैप्ड इन द बॉक्स ऑफ लेंथ एल, देन एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज। जब आपकी पार्टिकल इन बॉक्स का ये क्वेश्चन है, तो अगर पार्टिकल इन बॉक्स है तो ध्यान रखिएगा आप, जैसे मान लो इनफाइनाइट पार्टिकल इन बॉक्स है, राइट, उसमें चाहे वो सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, ई की वैल्यू जो है दोनों केस में 0 होगी, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखोगे। P, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P विल बी 0। जब हम लोग इनफाइनाइट पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ते हैं, राइट, तो क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है ना वो इनफाइनाइट ही है, राइट, तो अगर आप लोग देखोगे कि अगर इनफाइनाइट है और सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, मान लो सिमेट्रिक मतलब अगर आप लोग देखोगे, जैसे मान लो जो लेंथ है वो यहाँ पर 0 और L हो जाएगा, और अभी भी लेंथ कितनी है इसकी? अभी भी क्या है? L लेंथ है, विड्थ कितनी है इसकी? L है, और -L/2 हुआ, और इधर +L/2, अभी भी विड्थ कितनी है आपके पास? L है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा या अनसिमेट्रिक? तो दोनों केस में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P है वो तो 0 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स भी, पार्टिकल अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग पोजीशन का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, पूछा नहीं गया आंसर इसका है, पर मैं बता दे रहा हूँ कि पोजीशन का पूछा जा सकता है। पोजीशन का जब आप लोग यहाँ पर निकालोगे तो ये हो जाता है width/2, width/2 मतलब अगर इसका width L है तो इसको L/2, और इस केस में आपका एक्सपेक्टेशन जब वो सिमेट्रिक होगा तो एक्सपेक्टेशन 0 होगा। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x पूछेगा ना, तो वो जरूर बताएगा कि आप सिमेट्रिक में निकालना है या अनसिमेट्रिक में, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों ने जब, जैसे मान लो जब वेव फंक्शन पढ़ा होगा तो आप लोगों ने क्या लिया होगा कि भाई जब आपने या तो इसमें साइन या कॉस दिया होगा, राइट? तो जब भी आप वेव फंक्शन को लेते हो तो मतलब जब आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेशन निकलता है साई, राइट, और एक्स साई, और यहाँ पे dx अपॉन, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो साई, राइट, ये तो पता होगा आपको, ठीक है ना? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप इस केस में मान लो साइन हुआ अगर, तो साइन क्या बनाएगा? ऑड है आपके पास, ऑड क्या बनाएगा फिर?
लिमिट क्या होगी इसमें? लिमिट होगी -L/2 टू +L/2, और यहाँ पर भी -L/2 टू +L/2। जो भी सिमेट्रिक होगा उसमें एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, राइट? तो अगर -a से +a कुछ भी है, या -L से +L कुछ भी, तो जो इंटीग्रेंड है अगर वो क्या है आपके पास, ऑड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो आप देखिए ना कि अगर बाय द वे आपने साइन लिया, क्योंकि सिमेट्रिक में दोनों होते हैं, साइन भी होता है वेव फंक्शन, कॉस भी होता है, n पर निर्भर करता है। अगर n आपका ऑड है, जैसे 1, 3, 5, कॉस में आता है, cos n बाय x/l जो भी वर्थ होगा। और अगर आपका n इवन है तो आपका साइन में आता है, जैसे 2, 4, उसके लिए क्या आ जाएगा? मतलब अगर n ऑड लिया तो वेव फंक्शन इवन, और अगर n इवन लिया तो वेव फंक्शन ऑड, राइट? तो आप कुछ भी ले लीजिएगा। मान लो आपने साइन लिया, ऑड लिया, साइन साइन ऑड ऑड, फिर आपके पास क्या बन देगा? इवन। x से मल्टीप्लाई करोगे फिर ऑड, उस समय भी इसने 0 होना है। जब आपका मान लो आपने ये इवन ले लिया, तो इवन इवन इवन, ऑड से फिर मल्टीप्लाई होगा ऑड, इसमें 0 आना है। तो देखिए, जब भी जैसे आपके पास अभी किस पे पूछा गया है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बोलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, राइट? ऐसा आपसे पूछा गया। तो अगर ये आप मोमेंटम पूछा गया है तो होगा। अब इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा, लेकिन बता दे रहा हूं आपको। पर अगर वो पोजीशन का पूछता है तब वो जरूर देगा कि वो सिमेट्रिक में पूछ रहा है अनसिमेट्रिक में। अगर तो वो सिमेट्रिक में पूछ रहा तो जितनी भी विड्थ होगी, विड्थ बाय 2 कर देना। और अगर वो अनसिमेट्रिक में पूछ रहा है तो विड्थ बाय 2 कर देना। अगर वो सिमेट्रिक में पूछेगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो एडिशनली आप इसको भी नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट चलिए। द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक। देखो, इलेक्ट्रॉन जो बिहेव करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह करता है। लेकिन पूछा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर नहीं है आपसे, DNG एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है ये पूछा गया है। तो ये क्या शो करता है? ये वेव, मतलब एक्चुअली ये डिफ्रैक्शन को डेमोस्ट्रेट करता है, राइट? डेमोस्ट्रेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या है? वेव फिनोमिनॉन है, वेव को शो करेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है उस पर वेव भी एसोसिएटेड होगा और पार्टिकल भी है, पर वो पूछ ही रहा है कि जो आपके पास DNG एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करता है। तो वो क्या शो करता है? वो वेव नेचर। बट डिफ्रैक्शन शो करता है, मतलब वो डेमोस्ट्रेट करता है डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन एक क्या है? वेव फिनोमिना है, ठीक है ना? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू एन पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट इज। देखिए, जब आपने क्या किया कि कोई भी आपको वेवलेंथ चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से आपने एक्सेलरेट किया है, राइट? तो ये E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास जो एनर्जी होगा इसका वो हो जाएगा E इंटू वी। ओके, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, राइट? अब ध्यान दीजिए, जो लैम्डा है उसको हम लोग लिख रहे हैं h/p। तो de Broglie कॉन्सेप्ट है वो तो हमको पता ही है। तो p क्या बनेगा इसमें? जैसे p² बाय ट्वाइस m इज द काइनेटिक एनर्जी। और उसको हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इससे एक्सेलरेटेड किया जा रहा है थ्रू अ पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज v, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इंटू वी, राइट? तो आपके पास क्या बनेगा? लैम्डा इज इक्वल टू h, और p के जगह आप p² आपके पास आएगा ट्वाइस m, या तो E लिख लीजिएगा एक बार, राइट? मीन्स कई बार E लिखा जाता है, कई बार E काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, राइट? तो p को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस m और रूट के अंदर ही। क्लियर हो रहा है? तो अगर ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे ट्वाइस m E इंटू वी। तो यहां पे रख दो ना, इसको क्या बनेगा? ट्वाइस m टू वी। अब सुनो, ये है आपके पास कोई भी एक चार्ज पार्टी, इन जनरल अगर इलेक्ट्रॉन ना लें, जरा समझिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ना लें तो जनरल क्या बनेगा? ये बनेगा h/ट्वाइस m, और यहां से चार्ज क्या हो जाएगा? q है मान लो चार्ज पार्टिकल, और v कर लो, ये तो इन जनरल बन गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा? h/ट्वाइस m के जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E होता है, इंटू v जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिससे आप इसको एक्सेलरेट कर रहे होंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाता है। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि E के टर्म में पूछा जाए, लैम्डा इज इक्वल टू h/ट्वाइस m E, राइट?
ट्वाइस एम ई रूट के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है। और इस पर आप लोग देखोगे तो अब वैल्यू आप लोग रखिए, क्योंकि यहां पर तो पूछा ही गया है इस पर बेस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया। अच्छा, प्रोटॉन के लिए पूछा जाएगा तो क्या बदलेगा? मास ऑफ प्रोटॉन कर दोगे आप और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कर दो, ठीक है। अगर और किसी पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा जा सकता है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कर दोगे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैं करके बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो H की वैल्यू रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, वो वैल्यू जब आप रखते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 12.26 अपॉन रूट वी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जिससे आप एक्सेलरेट कर रहे हो। क्लियर हो रहा है? वी आप वोल्ट में ले लो, ये अगर आपने वोल्ट में लिया तो ये जो वैल्यू है ये एंगस्ट्रॉम में आ जाती, और यही वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज अप्रोक्सीमेट 150 अपॉन वी रूट के अंदर, और ये एंगस्ट्रॉम में, राइट। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया, राइट। तो इसमें अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। और अगर ये प्रोटॉन के लिए पूछा जा रहा है, लैम्डा पी पूछा जा रहा है, तो लैम्डा पी क्या हो जाएगा? फिर आपके पास क्या करोगे आप? एच अपॉन ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट, प्लस ही होगा और वी। तो सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आता है 0.287 बाई रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, अगर ये प्रोटॉन के लिए पूछा जा रहा है। अगर ये अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा गया है, अगर ये अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा गया, फॉर एग्जांपल अगर ये अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा गया है, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होगा? देखिए आप कहते हो 2He4, राइट। तो हमें क्या चाहिए? अल्फा पार्टिकल में हमें पता है कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, यही तो है। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल होता है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q की जगह क्या आ जाएगा? +2E। भाई जब 2 प्रोटॉन का जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज तो अल्फा पार्टिकल के पास होगा। तो जब आप इसको रखोगे यहां पर जरा देखिए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H ओवर रूट ऑफ ट्वाइस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसको जरा देखिए, H ट्वाइस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो देखो ये कितना होगा भाई? मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल। तो हम लोग देखेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे मास इसका? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आप 4 कर लो और मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, अप्रोक्सीमेट रखिए दरअसल। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर रख दिया आपने 4 मास ऑफ प्रोटॉन। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखिए जरा, सॉरी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ही, हमने कहा ट्वाइस और वी। तो आपको पता है कि ये रिलेशन अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, तो मैं अगर ऐसे कर दूं कि H ओवर रूट 8 को अलग कर दूं, ये एडिशनल क्या आया इसके पास? एक ये है, ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या एडिशनल 4 है, 2 4 2 जा 8, उसको मैंने बाहर कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया? 2 मास ऑफ प्रोटॉन E एंड V, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड V। तो आप देखोगे कि जो प्रोटॉन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके पास पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो मास ऑफ जो प्रोटॉन क्या होगा? तो देखो H ओवर ट्वाइस MP, तो वही है, यहाँ पर भी तो वही है, H ओवर दिस। इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.287 अपॉन ये कितना आ जाएगा? रूट ऑफ V, बट आपके पास रूट 8 अलग है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये क्या बनेगा? 4 इंटू 2 रूट 2 बन रहा है, तो 2 रूट 2 1.41 करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेट आपको मिलना चाहिए 0.143 बाई रूट वी। इसको चेक कर लेना एंगस्ट्रॉम। तो अल्फा पार्टिकल के लिए डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर पूछा गया है, का ऑप्शन खैर ये है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने एडिशनल बता दिया है। ठीक है, ये एडिशनल भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो हमने क्लासिकल का वीडियो बनाया है, उस पर जो क्वेश्चन रखे हैं उस पर बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर
आप थोड़ा एडिशनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ किए थे, लेकिन उसमें बहुत से स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए हैं, पर्सनल भी आए हैं, कोई का कॉल भी आया है कि सर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आप लोग ऐड करते हुए चलें ताकि हम लोग उनको नोट कर सकें। तो ये आपके पास है, इसका ऑप्शन ए है और जो एडिशनल है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम पार्ट सेकंड में करें। ठीक है ना, के लिए जो पार्ट सेकंड में होगा वो हमारे पास उसमें भी 12 क्वेश्चन है और उसमें भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम पार्ट सेकंड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।